नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में 2 जून 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने पूछा था कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। तो ये सऊदी अरब के साथ किया गया है, जो कि अमेरिकी इतिहास का ये सबसे बड़ा अब तक का रक्षा समझौता है। पूरी जानकारी हमने विस्तृत तौर पर इसको लेकर आपको दिया था। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो ऑफिशियली खास करके जो इस एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है आयोग की तरफ से। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। 30 जून तक इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो जल्दी से आवेदन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप करेंगे बढ़िया रहेगा, बाद में नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस एग्जाम के लिए ये जो कोर्स संचालित है एप्लीकेशन पे, आप लोगों को मालूम है इसी कोर्स में आपको हम 71वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए तमाम मटेरियल आदि दे रहे हैं और इसी में अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। क्योंकि आज से ये आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है एग्जाम की, तो ऐसे में आज सभी के लिए, केवल आज के लिए एक शानदार ऑफर है आप सभी के पास। ये कूपन कोड अप्लाई करते हुए इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा एक नॉमिनल सा चार्ज पर। इतनी कम कीमत पर तो कहीं आपको इतनी अच्छी मटेरियल मिलने वाली नहीं है। आप लोग जरूर इसको ले लीजिएगा और टाइम पर, ऑलरेडी जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं समय पर टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अभी तक 6 टेस्ट हुआ है, हालांकि उसे आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाद में भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये प्रावधान है। चलिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क जरूर कीजिएगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। अब क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले में नवनिर्मित 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है? देखिए, इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की यहाँ पर बात करें तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में गोपालगंज में किया गया है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे संबंधित तथ्यों को देखिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी कि वर्चुअली गोपालगंज जिला में 184.90 करोड़ रुपए की लागत से 2.75 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है इसका उद्घाटन किया है। इस परियोजना की जो मंजूरी थी एक्चुअली वर्ष 2020 में ही दी गई थी और जिसके लिए इसकी जिम्मेदारी एएससी इंफ्रा कंपनी को सौंपी गई थी। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए मंजूरी 2020 में दी गई थी। अच्छा, यहाँ पर इस जो एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, ये वाला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह कॉरिडोर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का हिस्सा है, जिसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत NH-27 यानी कि नेशनल हाईवे 27 पर निर्मित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर नेशनल हाईवे 27 की बात हो रही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भारत की लॉन्गेस्ट NH की बात करें तो ये दूसरा सबसे लंबा NH है। ये चीज यहाँ पर हमने लिखा है, ध्यान से इसको देखिए कि गोपालगंज से गुजरने वाला NH-27 भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग है, जो कि गुजरात के पोरबंदर से आपको ध्यान रखना कि असम के सिलचर तक ये फैला हुआ है। और ये बिहार में अगर हम बात करें तो गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, झंझारपुर, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज आदि में मतलब आदि से होते हुए ये पश्चिम बंगाल और साथ साथ असम के सिलचर तक जाती है। तो ये चीज़ समझिएगा, ये दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग है। अच्छा, राजमार्गों को लेकर खास करके हम चर्चा अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात यहाँ पर गोपालगंज की हो रही है तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कुछ समय पहले 2-3 क्लास पहले हमने ये आपको जानकारी दिया था कि भारत अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत बिहार में 2 स्टेशन को इसका दर्जा दिया गया है। एक तो गोपालगंज में थावे जंक्शन और एक है भागलपुर में। इसकी जानकारी हम ऑलरेडी आपके साथ साझा कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि NH को लेकर हम बात कर रहे थे तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए, NH-44 ये जो है, जिसका पुराना नाम NH-7 था, ये ध्यान रखिए भारत में इसकी लंबाई जो है ये 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगर आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं तो यही आपको दिखेगा, ये NH का जो रूट है ये दिखेगा और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। दूसरे स्थान पर NH-27 और तीसरे स्थान पर NH
48 है। इसके अतिरिक्त NH 52 और फिर NH 30। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये टॉप 5 NH हैं जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हैं भारत के। तो यहाँ पर वो चीज़ें हमने आपके बीच रख दिया है। फिलहाल कम से कम 3 को जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। बिहार में कहां पर 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? ये जो घोषणा हुई इसके आधार पर राइट आंसर होगा। जो नया खेल परिसर राजगीर में बना है, यहाँ पर इस खास करके प्रतियोगिता का या फिर चैंपियनशिप का आयोजन होना है। देखिए, घोषणा के अनुसार बिहार के राजगीर में 6 से लेकर 8 जून 2025 तक हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार के नेतृत्व में सब जूनियर बालक और बालिका हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। यानी कि दोनों वर्गों में यहाँ पर आयोजित होगा और यहाँ पर 18 टीमें भाग लेने वाली हैं। अच्छा, इस प्रतियोगिता को लेकर खास करके जब ये संपन्न हो जाएंगे तो जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी उसको हम आपके बीच रखेंगे चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, जब ये आयोजित हो जाएगी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ कि बिहार में अभी हाल ही के दिनों में कुछ समय में बहुत ऐसी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई है जहां से मुझे लगता है कि 100% कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि ये जो 3 प्रतियोगिता को लेकर जानकारी यहां पर आपके बीच हमने रखा है, ये तीनों प्रतियोगिता बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुआ है। और ध्यान से देखिए, 11 से लेकर 20 नवंबर तक हुआ था 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप राजगीर में। और आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जो हुआ था यहाँ पर, इसका शुभंकर था गुड़िया, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। ये प्रतियोगिता का नाम क्या है? 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। आप यहाँ पर इसके शुभंकर को देख सकते हैं। एक्चुअली जो चोंच है इसका, और ये गौरैया से ही प्रेरित है, जो कि बिहार की राजकीय पक्षी है। उसके बाद 20 से लेकर 25 मार्च 2025 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका शुभंकर भीम था, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है। एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से लेकर 15 मई 2025 तक 5 जिलों पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था, जो कि क्रम की दृष्टिकोण से ये 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था। और इसका शुभंकर था गज सिंह, जो कि हाथी और सिंह का मतलब एक प्रकार का मिश्रण था। और आपको ये ध्यान रखना, ये पाल वंश से प्रेरित है। ये तमाम जो प्रतियोगिता के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा ऑलरेडी हम आपके बीच कर चुके हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, एक्चुअली ये तमाम जो क्लासेज में हमने तो आपको पढ़ाया ही है, लेकिन तमाम इसको लेकर स्पेशल, जैसे कि मान लीजिए अभी हाल ही में बिहार की मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुआ, तो सेपरेट वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत करंट अफेयर्स वाले कोर्स में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहीं पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। हालांकि आप वहाँ पर खास करके अगर हम यूट्यूब की बात करें तो वहां पर भी एक प्लेलिस्ट बना है टॉपिक स्टडी नाम से, और ये तमाम प्रतियोगिताओं को लेकर खास करके आपको ध्यान रखना है। इस कोर्स के माध्यम से सभी का PDF फाइल आपको मिल जाएगा। सिर्फ ये प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो संपूर्ण तैयारी है बिहार की एग्जाम को लेकर, आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। अच्छा, एक जानकारी और यहाँ पर मैं आपको देना भूल गया, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो आपको बता दूं। और उससे पहले बात यहाँ पर भी सेपक टकरा खेल की, जो कि इसका वर्ल्ड कप था। आपको ध्यान रखना, सेपक टकरा वर्ल्ड कप या फिर विश्व कप चैंपियनशिप। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस खेल में, मतलब ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें सेपक टकरा में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि इसमें बिहार 7 स्वर्ण पदक जीता है। और मुझे लगता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको जरूर देखिएगा, और देखना सभी के लिए अनिवार्य है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग ने भारतीय डाक विभाग ने पता प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में निम्न में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, एक्चुअली 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एक है नो योर डीजी पिन और एक है नो योर पिन कोड। तो यहाँ पर विकल्पों में हमें यही दिख रहा है, नो योर डीजी पिन। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए यहाँ पर तथ्यों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय डाक विभाग द्वारा पता प्रणाली को, ध्यान रखिए, पता प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य हाल ही में 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना पिन कोड जाने, यहाँ पर देखिए जाने यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा मिसटाइपिंग हुआ है, अपना पिन कोड जाने यानी कि नो योर पिन कोड, और अपना डीजी पिन जाने यानी कि नो योर डीजी पिन। ये 2 खास करके डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय डाक विभाग द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। अब इसको समझते हैं, दरअसल किसके द्वारा, मतलब किसके सहयोग से लॉन्च हुआ, क्या कार्य करता है, वो यहाँ पर लिखा गया है। डीजी पिन की बात करें तो अर्थात डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर एक प्रकार
का जियो कोड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, जैसे कि डाक विभाग ने IIT हैदराबाद और NRC इसरो, मतलब इसकी एक संस्था इसरो की, इसके सहयोग से ये विकसित किया है। जो कि आपको ध्यान रखना है कि जियो कोड डिजिटल एड्रेस सिस्टम है, इस पर मतलब ये केंद्रित है, मतलब इसी पर ये कार्य करता है। और इसी प्रकार का एक और है, जैसे पिन कोड की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करके ये स्थान के आधार पर सही पिन की पहचान करने में मदद करता है या फिर करेगा। एक्चुअली ये दो पहल अभी मतलब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि जो मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया उसका नाम वास्तव में क्या है। चूँकि ये सभी चीज़ें लॉन्च हुई है भारतीय डाक की तरफ से, तो भारतीय डाक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट आपके बीच हमने रखा है, एक एक करके सभी को देखिए। देखिए, भारत में पहला डाकघर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1774 में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो आप यहाँ पर एक्चुअली तस्वीर में देख रहे हैं। 1774 में ब्रिटिश शासनकाल में, यानी कि यहाँ पर ये कोलकाता में स्थापित हुआ था। और डाक विभाग ने वर्ष 1972 में 6 अंकों वाली जो पिन कोड प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं पैन कार्ड को लेकर के, पैन कार्ड जो नंबर होते हैं कितने अंकों का होता है, उसी प्रकार से पिन कोड जो है 6 अंक होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी भारतीय डाक द्वारा 1972 में। 1854 में पहला अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। फिर 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत हुई। 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुआ था। तो ये तमाम जानकारी भारतीय डाक की जो प्रमुख सेवाएं हैं, हालांकि ये सभी अब भी संचालित हो रही है। शुरुआत कब हुई, ये चीज़ें यहाँ पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो आपके बीच हमने रख दिया है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि कितने भारतीय सैनिक को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरणोपरांत अपने सर्वोच्च सम्मान, यानी कि इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान डैग हैमरस्कोल्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, ध्यान रखिए, 2 सैनिक को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में, एक क्षण ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काम करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिक को, एक्चुअली 2 भारतीय सैनिक को संयुक्त राष्ट्र ने मरणोपरांत अपने सर्वोच्च सम्मान डैग हैमरस्कोल्ड से सम्मानित किया है। आप यहाँ पर इन दोनों को देख सकते हैं। दोनों भारतीय सैनिक की अगर हम बात करें तो ब्रिगेडियर अमित झा और हवलदार संजय सिंह, ये दोनों यहाँ पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हुए हैं, जिसके बाद इन्हें अभी हाल ही में इनके सम्मान में अभी इन्हें डैग हैमरस्कोल्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं एक्चुअली शांति सेना में, संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सेना होते हैं उसमें ये कहाँ पर कार्यरत थे। ब्रिगेडियर अमित झा जो थे 1973 के युद्ध के बाद, दरअसल इजराइल और सीरिया के बीच जो युद्ध विराम की जो निगरानी हो रही है, इसके लिए दोनों देशों की सीमा पर, जो खास करके गोलन हाइट्स क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच की सीमा पर ये तैनात थे, अपनी सेवा दे रहे थे। और दूसरा है हवलदार संजय सिंह, संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन के तहत कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ये सेवा दे रहे थे। दोनों का निधन हुआ, यानी कि इन दोनों ने सर्वोच्च बलिदान अपना दिया अपने मतलब खास करके ड्यूटी के दौरान, तो इसलिए अभी हाल ही में इन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, डैग हैमरस्कोल्ड पुरस्कार की बात यहाँ पर हम करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। और आपको ध्यान रखना, यह पदक दूसरे संयुक्त राष्ट्र महासचिव डैग हैमरस्कोल्ड, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल इनकी 1961 में शांति मिशन के दौरान मौत हुई थी। और इन्हीं की स्मृति में यह आपको ध्यान रखना, हर साल संयुक्त राष्ट्र की शांति मिशन में जान गंवाने वाले नागरिक या फिर सैनिकों को यह मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। यानी कि यह सम्मान उन्हें मिलता है जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में एक दुनिया में कहीं भी कार्यरत हैं और अपने कार्य के दौरान उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है, यानी कि उनका मौत मतलब निधन हुआ यहाँ पर, मतलब वो शहीद हुए एक्चुअली, तो वैसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है। अभी 2 भारतीय सैनिक को दिया गया है। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फार्मूला 1 रेसर ने हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। राइट आंसर होगा मैकलेरन के जो फार्मूला 1 रेसर हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने अभी हाल ही में इसमें पहला स्थान प्राप्त करते हुए खिताब को अपने नाम किया है। देखिए, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है ये एक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है, जो कि ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लैंडो नॉरिस ने अभी हाल ही में
इस प्रतियोगिता में, यानी कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर शीर्ष रेसर में देखेंगे तो पहले स्थान पर मैकलैरन के लैंडो नॉरिस रहे, जो कि इन्हें ये खिताब मिला, यानी कि इसका यही राइट आंसर था। लेकिन उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना कि दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो फेरारी के जो रेसर हैं चार्ल्स लेक्लर्क, और वहीं पर आपको ध्यान रखना तीसरे स्थान पर मैकलैरन के ही ऑस्कर पियास्त्री रहे। तो टॉप 3 जो है यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि ये वाला कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषता ये ही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रतियोगिता की बात करें मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की, तो 14 अप्रैल 1929 को ये आयोजित हुआ था। और अभी हाल ही में एक जानकारी और आपको दे दूं, यहाँ पर हाल ही में 25 वर्षीय भारतीय रेसर कुश मैनी, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतकर इतिहास रच दिया है। पिछले क्लास में इसकी चर्चा हमने किया था, आपको मालूम होगा, हमने ये पॉइंट भी आपको बतलाया था कि इसके साथ ही वे इस प्रतिष्ठित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और ये कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाले हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ चर्चा हो रही थी, तो ये भी हमने यहाँ पर आपके बीच रख दिया है। तो ये तमाम बातें ध्यान रखिए, इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता दूं, मेरे दिमाग में बहुत समय से चल रहा है। देखिए, कई बार होता क्या है कि एग्जाम जब नज़दीक रहता है तो हम फटाफट चीज़ों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स हैं, तो होता है जब एग्जाम नज़दीक तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमें सारा मतलब जितना पीछे का छुटा हुआ सारा को कवर कर लूँ, तो वो मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। एग्जाम अभी थोड़ा मतलब खास करके हमारे पास 2 महीना मान लीजिए समय, 2-3 महीना सपोज कीजिए। तो ऐसे में अगर हम 2025 की बात करें तो मंथली करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर अब तक का सारा अपडेट हो चुका है एप्लीकेशन पे, चाहे PDF हो, चाहे वो डेली क्लास वाला हो या फिर मंथली क्लास हो, वो चीज़ें वहाँ पर सारा टेस्ट भी मतलब बाकायदा करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट, डेली टेस्ट, स्पेशल टेस्ट, यानी कि जो सिलेक्टेड प्रश्न है वो तमाम चीज़ें अपडेट कर दी गई है। विभिन्न रूप में वहाँ पर आपको मिलेंगे, क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इसके माध्यम से आप तैयारी को बेहतर बनाइए। जिस प्रकार से हम चीज़ें आपको दे रहे हैं, आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। अच्छा, करंट अफेयर्स का जो क्विज है एप्लीकेशन, वो फ्री है, उसके लिए कुछ भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे आप रोज वहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाले द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ पर नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास की बात एक्चुअली हो रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास है जो कि भारत और खास करके मंगोलिया के बीच आयोजित होता है। ये चीज़ें हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी चूंकि अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ है, तो ऐसे में ये प्रश्न बना है। आइए संबंधित तथ्यों को देखते हैं। देखिए, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है, ये एक प्रकार का द्विपक्षीय वार्षिक कार्यक्रम है, और जो भारत और मंगोलिया में बारी बारी से आयोजित होता है। द्विपक्षीय यानी कि दोनों देशों द्वारा बारी बारी से, अंतराल से ये आयोजित होता है। और ये चूंकि वार्षिक है, तो एक बार यहाँ, एक बार मंगोलिया में। देखिए, अभी हाल ही में इसका 17वां संस्करण उलानबटर मंगोलिया में आयोजित किया गया है। और आपको ध्यान रखना, 31 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 23 जून 2025 को ये संपन्न हो जाएगा। तो खास करके यहाँ पर जो बात हो रही है सैन्य अभ्यास की, तो डेट भी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष इसका 7वां संस्करण है, और इसका 7वां नहीं बल्कि 17वां संस्करण है। इससे पिछला जो संस्करण था 17 नहीं बल्कि 27 से लेकर 9 अगस्त 2024 को मतलब ये स्थिति तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। तो ये यहाँ पर आप लोग मतलब इस 17वें संस्करण को लेकर साथ साथ इसका पिछला जो संस्करण था 16वां संस्करण, एक्चुअली ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ और सिर्फ हमें करंट वाला ही पूछा जाएगा, इसका पिछला भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि भारत और अन्य देशों के बीच जो बायलैटरल एक्सरसाइज होते हैं, उसको लेकर कंप्लीट जानकारी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, कई बार हमने ये देखा है कि यहीं से प्रश्न रिपीट हुए हैं। देखिए, संप्रीति, मित्र शक्ति, मैं एक बार यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ सभी को ताकि एक बार से रिवीजन हो जाए। देखिए, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मित्र व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, यही एक्चुअली यहाँ पर अभी प्रश्न में था। फिर समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जन भारत और जापान के बीच। उसी प्रकार से विनबैक से सूर्यकिरण, हैंड इन हैंड, सिम्बैक्स, ऑस्ट्रहिंद अभ्यास, लामेतिया, टाइगर ट्रम्प और वरुण। इससे बाहर कोई भी प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अगर द्विपक्षीय अभ्यास से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो यहीं से होगा। 1 अंक यहाँ से आपके हाथ में है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ के सहयोग से जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट है अभी, खास करके न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से, मतलब एक संस्था है, इसके सहयोग से जारी किया गया है। जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, हम सारे विकल्प को पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर सही विकल्प का मतलब पूछा गया कौन सा कथन सत्य है और सत्य की पहचान करेंगे। देखिए, पहला विकल्प है कि मुंबई भारत का सबसे धनी शहर है।
तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के आधार पर ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मुंबई जो है ये भारत का सबसे धनी शहर है। ऐसे भी मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा है कि टोक्यो विश्व का सबसे धनी शहर है। एक्चुअली विश्व का यानी कि वैश्विक स्तर पर सबसे धनी शहर की बात करें तो टोक्यो नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क है, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क। अच्छा, टॉप 50 में भारत के 4 शहर शामिल है, 4 नहीं बल्कि भारत के 2 शहर शामिल हैं, मुंबई और दिल्ली। अच्छा, उसके बाद इस अगला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट का यह पहला संस्करण है, पहला नहीं बल्कि ये इसका 4th एडिशन है, 4था संस्करण है। आइए इसको लेकर डिटेल में हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम स्थित संस्था हैनले एंड पार्टनर्स ने हाल ही में न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से विश्व के सबसे धनी शहरों की एक सूची या फिर रिपोर्ट जारी की है। और 2025 का यह जो रिपोर्ट है, और बात करें तो ये 4था वार्षिक संस्करण है। 2025 का यह है, अच्छा ये इस बिल्कुल एकदम सही यहाँ पर लिखा गया था, 2025 का यह इस रिपोर्ट का 4था वार्षिक संस्करण है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो मुंबई जो है, मुंबई जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 51,000 से अधिक करोड़पतियों और 25 अरबपतियों के साथ वैश्विक स्तर पर 27वें स्थान पर है, जबकि भारत में सबसे धनी शहरों में मुंबई शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक स्तर पर 27वें स्थान पर है सबसे धनी शहरों की सूची में। हालांकि मुंबई के अतिरिक्त दुनिया के शीर्ष 50 धनी शहरों की सूची में दिल्ली भी शामिल है, जहां पर 31,200 करोड़पतियां और साथ साथ 16 अरबपति यहाँ पर हैं। और आपको ध्यान रखना विश्व स्तर पर ये स्थान है 39वां दिल्ली का। तो भारत का जो 2 शहर है मुंबई और दिल्ली क्रमशः 27वें और 39वें स्थान पर है। अच्छा, 3 जो सबसे धनी क्षेत्र हैं या फिर जो शहर है एक्चुअली में, इसमें न्यूयॉर्क खाड़ी क्षेत्र अमेरिका का और फिर टोक्यो जो जापान की राजधानी है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अधिक मतलब संख्या में करोड़पति है। अच्छा, हालांकि इस रिपोर्ट में एक जानकारी हमें ये भी देखने को मिलता है, इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु यानी कर्नाटक की जो राजधानी है अगले दशक में 25 से लेकर 30 तक 70 करोड़पति। आपको ध्यान रखना है कि 100 बिलियन नहीं बल्कि 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले जो मतलब व्यक्ति है, मतलब ऐसे शहर की अगर हम बात करें, मतलब जो उसका एक प्रकार से संख्या है, तो ये हॉटस्पॉट के रूप में ये उभर रहा है। यानी कि एक 70 करोड़पति शहर के हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। अर्थात यहाँ पर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि वाले व्यक्तियों की संख्या मतलब बढ़ रही है, एक हॉटस्पॉट के रूप में ये विकसित हो रहा है। तो ये चीज़ें इसमें खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में। तो इतनी बातें फिलहाल इस रिपोर्ट से संबंधित ध्यान रखिए। और विशेषतः अगर हम बात करें इस तरह की हो सकता है, जैसे कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर ही बात करें तो कई संस्था जारी करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबका ये रिपोर्ट अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हैनले एंड पार्टनर्स है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का कौन सा जिला। देखिए ये मतलब जो नाम आपको दिख रहा है ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा जिला या फिर क्षेत्र अभी हाल ही में पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या जिला बनकर उभरा है, जहां अब जो है बिजली की मांग जो है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। आपको ध्यान रखना है एक्चुअली यहाँ पर जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी यानी कि दीव। यहाँ पर डिटेल में इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने वो चीज़ें लिखा है शॉर्ट में कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का जो दीव है अभी हाल ही में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित द्वीप या फिर जिला बनकर उभरा है, जहां अब बिजली की जो मांग है पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी ही जानकारी है, ये ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपके बीच रखा है, कई लोगों को अब भी कंफ्यूजन होता है, खास करके भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कई लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। अगर नाम पूछ लेंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कितने मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यही आधार पर यहाँ पर हमने, हालांकि अधिकतर लोग जानते जरूर हैं। देखिए यहाँ पर 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय मौजूदा समय में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 8 और राज्यों की संख्या है 28। ध्यान रखिए इसमें केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और अगला है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो कि 2020 में मतलब इसका विलय हुआ था। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है इसको लेकर अभी हाल ही में एक प्रश्न बना है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि इसका राजधानी क्या है। हम ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुके हैं, आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग बताइएगा। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सपोज कीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया और ये प्रश्न का आंसर आपको सही करना है, इसका आंसर क्या होगा हमें बताइए। चलिए, हालिया प्रकाशित हुई पुस्तक स्मरण या फिर उपन्यास द वुमेन
हु रन एम्स की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? द वुमेन हु रन एम्स की जो लेखिका है ये कौन है? राइट आंसर होगा स्नेह भार्गव, यानी कि विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखा है कि पुस्तक जो है द वुमेन हु रन एम्स की लेखिका स्नेह भार्गव है। हालांकि इनकी जो उम्र है इस समय 95 वर्ष है। इन्हें तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह उनकी आत्मकथा है जो लिखी गई है, यह इनकी आत्मकथा है जो कि जगरनोट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित हुई है। आपको ध्यान रखना है कि स्नेह भार्गव जो है ये भारत की, यानी कि यहाँ पर अगर हम भारत में एम्स की बात करें तो एम्स दिल्ली की, यहाँ पर एक शब्द आप लोग ऐड कर लीजिएगा दिल्ली, ये पहली महिला निदेशक थी, यानी कि डायरेक्टर थी। और उन्होंने इसमें एम्स के चिकित्सा इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। यहाँ पर प्रभाव नहीं प्रकाश डाला है। इस पुस्तक की अगर हम बात करें तो इसको लेकर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में ये इसकी विषय वस्तु है। साथ ही साथ इस पुस्तक में इन्होंने इंदिरा गांधी के निधन और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा की है। इसको डिटेल में समझिएगा। पुस्तक का ये कवर पेज है। इस पुस्तक में इसके चिकित्सा इतिहास को लेकर चर्चा तो किया ही गया है, लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में विशेष रूप से इसमें लिखा गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये पुस्तक मतलब जो लिखी गई है यहाँ पर इन्होंने किसका मतलब जिक्र किया है? इंदिरा गांधी के बारे में तो मतलब लिखा, मतलब इसमें क्या जिक्र है इंदिरा गांधी के बारे में? देखिए यहाँ पर लिखा गया इंदिरा गांधी के निधन के बारे में, और ये एक संयोग था। ये चीजें हमने यहाँ पर लिखा है। तारीख 31 अक्टूबर 1984 स्नेह भार्गव इसी तिथि को एम्स का कार्यभार संभाले थे, और वो किसी मतलब खासकर केस को लेकर डिस्कस कर रहे थे अपने डॉक्टर आदि से। आपको ध्यान रखना उसी दिन अचानक से मतलब ये खबर आती है और वहाँ पर मतलब उन्हें लाया जाता है इंदिरा गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंग रक्षकों ने की थी, जिसमें एक नाम था बेअंत सिंह। बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को गोली से छन्नी कर दिया था। ये ध्यान रखें, जिसके बाद इन्हें यहाँ पर लाया गया था। और ये इनके मतलब खास करके अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो ये पहला ही दिन था बतौर यहाँ पर एम्स के डायरेक्टर, जो कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, जब यहाँ मतलब गोली लगी थी तो तुरंत उन्हें एम्स से दिल्ली लाया गया था। बतौर एम्स निदेशक ये पहले दिन की यादें राष्ट्रीय त्रासदी का हिस्सा बनकर इनके जीवन में रह गया। अचानक से शॉकिंग ये न्यूज मिला। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, यही सब चीज़ों का जिक्र इन्होंने इस स्मरण में अपना किया है। तो एक प्रकार से इस पुस्तक को स्मरण बोल सकते हैं या फिर उपन्यास की भी संज्ञा इसे दिया जा सकता है। मतलब पूरी की पूरी जानकारी वो इसमें विस्तृत तौर पर लिखी है। इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और मेरे ख्याल से आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रकार की कई पुस्तकों के बारे में और भी हमने आपको जानकारी दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कूस का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा रहा है? ये डीआरडीओ के द्वारा अभी ये निर्मित किया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट कूस का जो निर्माण है डीआरडीओ, हालांकि इसके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ये किया जा रहा है। और ये एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली के तहत काम करेगा, यानी कि जल, वायु और साथ ही साथ स्थल से मतलब ये मार करने में सक्षम होगा। मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो संचालित हो सकेगा त्रिस्तरीय, मतलब तीनों स्तर से। इसका सबसे कम रेंज होगा 150 किलोमीटर, मध्यम रेंज 250 और अधिकतम जो रेंज होगा 350 किलोमीटर होगा। यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग है, यहाँ पर अधिकतम होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अधिकतम रेंज 350 किलोमीटर। अच्छा, इसमें एआई आधारित तकनीक और 1500 किलोमीटर तक ट्रैक करने वाले लॉन्ग रेंज रडार भी शामिल है, जो दुश्मनों के लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल आदि को ट्रैक कर सकने में सक्षम है। ये चीज़ें ध्यान रखना आपको। तो ये अभी खास करके क्वेश्चन हमारा क्या था, प्रोजेक्ट कूस के बारे में, किसके द्वारा ये निर्मित किया जा रहा है, तो ध्यान आपको रखना है। निर्माण जो है डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये जो खास करके हम बात कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोजेक्ट कूस के तहत, आपको यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसका जो निर्माण है ये रशिया की S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके तर्ज पर किया जा रहा है। और S-400 को लेकर भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2018 में रशिया से S-400 की डील कर कुल 5 S-400 खरीदा था भारत ने, जिसके लिए 35,000 करोड़ रुपए लगभग $5.4 बिलियन का सौदा किया गया था। और मैंने कहीं पढ़ा था किसी जगह कि इस 5 एयर डिफेंस सिस्टम में से 3 इस समय कार्यरत हैं। तो ये चीज़ें फिलहाल इससे संबंधित है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। कश्मीर अवस्थित शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश तैयार कर इतिहास रच दिया है।
मतलब इसका क्या मतलब बनाया गया, क्या तैयार किया गया, ये पूछा गया है। किनके नेतृत्व में? तो डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में। और 21 विश्वविद्यालय में कार्यरत है या फिर जो उनकी टीम है जो तैयार की है, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी तैयार किया गया भेड़। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देखने को मिलता है। अब ये रहा आज की इस वीडियो का प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो हमने अभी आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, जाते थे आपको बता दूं, बीपीएससी का ये कोर्स आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऑफर केवल आज के लिए है। आप महज यहाँ पर एक नॉमिनल सा चार्ज पर 299 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज आदि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं और आगामी 1 साल तक मिलता रहेगा। विशेषता यहाँ पर यह भी है कि पिछला जितना भी है वो तो आपको निःशुल्क ही मिल जाएगा, नया इसमें मिलता रहेगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है, तो टेस्ट सीरीज को आपको हर हाल में ज्वाइन करना है। अगर हमारे पे भरोसा रखते हैं, चीज़ें यहाँ से आपको पसंद आती है, पढ़ते हैं और अच्छा आपको अनुभव होता है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये ऑफर बार बार आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आप लोग जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पर ये आपके फायदेमंद होने वाली है। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।